as per our revisions, we are now going back. And I'll be having a random revisions of the chapters, poems, and the questions that you need to understand. क्योंकि सारे चैप्टर्स के समरी आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है. समरी इज नॉट अ वेरी बिग इश्यू. इश्यू आता है उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें याद रखना है किसी भी चैप्टर के अंदर, किसी भी पोयम के अंदर. राइट, दैट इज मेन. तो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पोयम, डस्ट ऑफ स्नो. द पोयम जो टोन है, आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, समरी नहीं आती है, थीम आता है. So you may be having a theme, you may be having the tone, you may be having what are the symbols you have used, or what is the message that has been conveyed. लेकिन ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आएंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा है. The questions can be indirect. We will do it once we complete both the poems. तो the main theme is कि कई बार हम क्या करते हैं, we undermine small things. काली चीज है, सरसों कैसा होता है, काला होता है. काली मिर्च कैसी होती है, काली होती है. लेकिन when there is any illness, सबसे पहले सरसों सॉरी आपका काली मिर्च यूज होता है तो वो काली चीज ना, बट इट हैज गॉट अ रेलेवेंस. तो हम कई बार क्या करते हैं, वी इग्नोर स्मॉल एंड ट्रिवियल, मतलब बिल्कुल जिस पे हम ध्यान नहीं करते हैं, द थिंग्स विच वी डू नॉट टेक इन सीरियस वे. वो चीजें भी हमें क्या करती हैं, दे ऑल्सो ब्रिंग ग्रेट चेंजेस. है वो छोटी सी चीज, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है. लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट क्रो, तो क्रो को हम कैसे मानते हैं, व्हाट इज द सिंबल, हम क्रो को क्या मानते हैं, क्रो ब्लैक होता है. क्रो आपका जो है, इट इज एज अ बैड ओमन, हम मतलब उसको ऐसे ही यूज करते हैं. हेमलॉक, इट्स अ सीड, उसके जो सीड्स होते हैं दे आर पॉइजनस. जो आपका हेमलॉक ट्री है उसके जो सीड्स होते हैं दे आर पॉइजनस. लेकिन ये तीनों जो चीजें हैं इस पोयम में, व्हाट द पोएट वांट्स टू कन्वे इज, ये तीनों ही चीजें एक ऐसी चीज है जिसने पोएट के पूरे मूड को चेंज कर दिया. मे बी द पोएट वॉज इन अ अंडर लो वेदर, मतलब उसकी ही वॉज नॉट फीलिंग हैप्पी, ही हैड सम प्रॉब्लम्स. हो सकता है उसके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, एंड he had come under the hemlock tree. अब हम यहां ये नहीं जानते हैं कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे से जा रहा था या he was standing, but yes, he was under the tree. Whether he was sitting or he was passing by, लेकिन उस वक्त में जब ये चीज हुई तब he was under the hemlock tree. And when he was under the hemlock tree, उस वक्त में क्या हुआ, वहां पर एक क्रो जो शायद ऊपर बैठा था, which was getting ready to fly, तो फ्लैप करते हुए अपने विंग्स को फ्लैप कर रहा था. एंड वहां से वो जो स्नो था, क्योंकि इट वाज अ स्नोफॉल सीजन, तो जो स्नो था दैट फेल ऑन द पोएट. इट वाज नॉट इंटेंशनल बट इट वाज अनइंटेंशनल. और जैसे ही वो नीचे गिरा, the poet was in a very, he was in the blue of his weather, थोड़ा लो फील कर रहा था. एंड उसको जो है, जैसे वो ठंडी सी चीज उसके ऊपर आके गिरी, he had a transformation in his heart. उसके दिमाग में एक अलग सी चेंज आया, उसको लगा मैंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया. दैट, वो जो ठंडक थी ना, दैट चेंज हिज माइंडसेट. और उसको लगा
कि जो चीज, जो मतलब कि मैंने टाइम इतने देर वेस्ट किया, एटलीस्ट आई शुड नॉट वेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. सो दैट ब्रॉट दैट चेंज इन हिम. यानी छोटी सी चीज थी, स्नो का गिरना. इट वॉज अ वेरी यूजुअल थिंग कि क्रो अपना फ्लैप करते हुए जा रहा है, और क्रो को हम बैड ओमन मानते हैं. हेमलॉक ट्रीज सीड्स आर पॉइजनस, लेकिन उन भी जगहों से उसमें एक चेंज आया. तो दिस इज द चैप्टर which, sorry, the poem Dust of Snow. Why it has been titled as Dust of Snow? Because it was the dust of snow, यानी कि snowfall, वो स्नो के टुकड़े, द पार्टिकल्स ऑफ दैट स्नो, दैट चेंज हिज माइंड. दैट इज व्हाई इट हैज बीन नेम्ड एज डस्ट ऑफ स्नो. नाउ let us come to the second part of this poem only, sorry, the second one, that is fire and ice. और जो आपका फायर एंड आइज है, विच इज कंप्लीटली एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन, बिल्कुल ऑपोजिट है. फायर आपका गरम, वार्मथ. आइज आपका ठंडा, कोल्ड. दे आर बोथ ऑपोजिट, बट द पोएट इज रिफ्लेक्टिंग अपॉन देयर डिस्ट्रक्टिव पावर्स. वैसे फायर कुछ नहीं करता, हम घर के अंदर अपना आग सेकते हैं तो कुछ नहीं करता है, बट उसमें हवा लगती है तो आग फैलती है. आइस वी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लेकिन आइस अगर ज्यादा टाइम अपने हाथ पे रखेंगे तो दैट वुड हर्ट योर हैंड्स इन अ वेरी सिंपल मैनर. और वो इन दोनों एलिमेंट्स को, फायर को और आइस को, डिस्ट्रक्टिव वे में लेकर जा रहा है. उसका कहना है कि फायर एंड आइस जो है, दे आर द सिंबल. जैसे फायर इज डिजायर, हमारे एम्बिशंस. यहां एम्बिशन इज नॉट in a positive manner. यहाँ ambition means when we want to cut the trees, when we want to harm others, when we want to wage war. हम बस अपने आप को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं. Our greed to amass wealth. And ice, एक indifferent behavior. किसी से नफरत करना, किसी को इग्नोर करना. वो कहता है सम पीपल, मतलब उसका मानना है कि वर्ल्ड जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है. द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू, द ओपिनियंस आर डिवाइडेड इनटू टू. वन ग्रुप सेज दैट जो फायर है, दैट कैन अलोन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. एंड सेकेंड जो ग्रुप है, उनका मानना है कि इवन आइस जो है, इट कैन ऑल्सो लीड टू द एंड ऑफ द अर्थ. बोथ, दोनों सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है. हमारे डिजायर्स, दे आर डिस्ट्रक्टिव. अगर हम, जो लोग गलत काम करते हैं वो कौन है? फायर्स, द टेररिस्ट, दोज पीपल हु रिजॉर्ट टू क्राइम, जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं. दोज हु आर डिजायरस टू ड्यूप अदर्स. और हम नहीं सोचते हैं उस वक्त में कि दूसरों को क्या नुकसान पहुंच रहा है. एंड द पोएट इज इन फेवर ऑफ दोज हु से फायर. अब ऐसा, इसमें एक और चीज है, फायर जल्दी पकड़ता है, आग जल्दी फैलता है, वेरस मेल्ट होने में टाइम लगता है. मतलब अगर हम साइंटिफिक वो लेकर चलते हैं ना बेटा, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल लेकर चलते हैं, तो अगर आप आग लगाओगे तो जल्दी आग लग जाएगी, लेकिन अगर पानी रखोगे, मेल्ट करोगे, तो उसको टाइम लगता है. तो व्हाट ही सेज इज दैट he is also in favor of people who are favoring fire. But if the earth was to end twice, अगर ऐसा कोई मौका होता है
तो वो कहता है कि जो आइस है ना, वो साइलेंटली, स्लोली, इट विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय. सो दैट इज, ही हैज पुट दैट, ना ही हमें जो है डिजायर्स ओवर रखने चाहिए, ना ही हमें कोल्ड कंटेम्प्ट, हेट्रेड रखना चाहिए. बिकॉज इफ वी डोंट रूल आवर इमोशंस, अगर हम अपने इमोशंस को नहीं रूल करेंगे तो इमोशंस हमें रूल करेंगे. सो दैट इज अ symbolic poem, Fire and Ice. In the poem, we have fire and ice as oxymoron. We have alliteration, enjambment दोनों में है. Assonance आपके हैं, the use of the vowels, and some से करके आपका जो है anaphora. And of course, fire and ice are also symbols of destruction. Here he has used as symbols of destruction. तो ये है हमारे दो पोएम्स. फर्स्ट इज डस्ट ऑफ स्नो एंड सेकेंड वन इज फायर एंड आइस. फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पोएटिक डिवाइसेस, सिंबल्स, किसी भी पोएम में अगर कोई सिंबल होता है तो दैट इज ऑलवेज देयर इन द एग्जाम. थीम, मैसेज, ये आपको हमेशा याद रखना है. एंड while we are writing the theme or message, there might be a simple direct question: what is the theme of the poem Fire and Ice? And there might be a question in which you are given some words. अब यहां पर ही मैं आ रही हूं आपको कि कैसे लिखना है आपको, या if you feel there is some problem in any of the poems, हमेशा जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो. 2 बार. उनमें आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपने सुना होगा, वेदर विद मी, इन योर स्कूल, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा. एंड जस्ट उसको रिलेट करके, ईदर दैट मे बी अ थीम और इट मे बी अ मैसेज, तो आपको उसे लिखना है. डोंट स्केयर कि ये वाला आया है, हमने तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखा था, हमने तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देखा था. इनडायरेक्ट कुछ नहीं होता है लिटरेचर के अंदर. लिटरेचर के अंदर इट इज ओनली टर्न्ड, एक्टिव एंड पैसिव जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे होता है. यू डेफिनेटली हैव सम वर्ड्स विच विल हेल्प यू आउट टू स्कोप टू attempt that question in the right manner, right? So these are the poems, Dust of Snow and Fire and Ice. There are 3 questions. The poem evokes the sense of black and white. What is the underlying message in accordance to our hectic life? Now there is a bit change in the words. Explain why the poet personally holds the conviction that the world will primarily end in fire. ऐसा वो क्यों सोचता है, राइट? तो जो पहला है उसमें वी आर हैविंग ब्लैक रेफर्स टू द क्रो, व्हाइट रेफर्स टू द स्नो, द, और यहां पर उसने जो है दोनों कंट्रास्ट है. बट इवन दो दे आर कंट्रास्ट, but they have given a change to his heart. Second में, we normally in the hectic life, we forget to appreciate the nature. हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखना भूल जाते हैं. In this the poet was upset, but जब उसके ऊपर वो फ्लेक्स गिरे तो he had a change of his heart. तो यही इसमें आपको लिखना है. And the third is why he is primarily in the conviction, because fire, desire, ambition, greed जल्दी फैलता है. So that is why उसका मानना है कि ये जो है this will destroy the world. Whereas hatred आपका slow poison है. तो जो हमने पढ़ा है ना वही चीज है,
बस उसको लिखने का जो तरीका था वो थोड़ा अलग था, राइट? लेट अस बिगिन विद द आंसर्स. Whenever we are starting any answer in poems, specifically if the question is bit tricky, it is given with a phrase, कोई सेंटेंस देकर उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, तो हमें पहले उस चीज को पहले एक्सप्लेन करना होता है. जैसे इस वाले क्वेश्चन में था हमारा दैट द पोएट इवोक्स द सेंस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट. तो हमें सबसे पहले उसी वर्ड को, ब्लैक एंड व्हाइट को ही पहले हमें एक्सप्लेन करना है. उसने ब्लैक एंड व्हाइट को मतलब सिंबल की तरह लिया है. एंड ब्लैक क्रो, जो कि ब्लैक को सिंबलाइज कर रहा है, एंड स्नोफ्लेक्स व्हाइट को. एंड उसके अकॉर्डिंग क्रो ब्लैक है, फिर भी उसने जब स्नोफ्लेक्स नीचे गिराए तो दैट चेंज हिज मूड. तो आपको इसे ऐसे रिलेट करना, पहले आंसर लिखकर बाद में नहीं लिखना है. पहले आप उसको डिस्क्राइब करके फिर उसको जो है रिलेट करो विद द आंसर. Now the second question is, what is the underlying message of the poem in accordance to our hectic life? तो हमारे यहाँ हमारा जो है अकॉर्डिंग टू दिस, जो इस क्वेश्चन का मेन आइडिया है कि हेक्टिक लाइफ यानी कि जो हमारा एकदम मूविंग लाइफ है उसमें हमें क्या करना चाहिए, और हमें इसे उस पोएम यानी कि डस्ट ऑफ स्नो से रिलेट करना. तो डस्ट ऑफ स्नो क्या कहता है, कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी हमें बड़ी खुशियां देता है, और हम क्या करते हैं, हम इन छोटी छोटी चीजों को ओवरलुक करते हैं, नजरअंदाज करते हैं. हम लाइफ की पॉजिटिविटी को नहीं देखते, हम सिर्फ नेगेशंस को देखते हैं. वी नीड टू चेंज आवर परसेप्शंस. अगर आप इसका डायरेक्ट मैसेज लिख रहे हो आंसर में, ठीक है, मैंने कई बार देखा है आप लोग क्या करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल चाइल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल पैटर्न ऑफ स्टूडेंट्स. क्या करते हैं, वो आंसर लिखते हैं द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ द पोएम इन अकॉर्डेंस टू आवर हेक्टिक लाइफ इज. कभी भी ऐसा आंसर नहीं लिखना चाहिए. आपको कभी पूरे मार्क्स ऐसे नहीं मिलेंगे. आपको इस क्वेश्चन को तोड़ना है इनटू टू. व्हाट इज द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ द पोएम हमारा मेन क्वेश्चन है, और उसको उन्होंने रिलेट किया है इस पोएम के हेक्टिक अपने लाइन मतलब कि हेक्टिक लाइफ से. तो जो हमारा आंसर होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ द पोएम इज. पहले आप उस मैसेज को लिखोगे, उसके बाद आप उसको जो हो एक्सप्लेन करोगे. पूरा का पूरा आंसर उतार कर आप इस दैट लिखते हो ना, तो आपके मार्क्स, क्योंकि वो ग्रामेटिकली वो सेंटेंस गलत हो जाता है. सो द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ द पोयम इज टू अप्रिशिएट द पॉजिटिव साइड ऑफ द नेचर. फिर उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करो कि इन आवर हेक्टिक लाइफ वी ऑफन फॉरगेट टू अप्रिशिएट द पॉजिटिव या फिर ट्रिवियल थिंग्स ऑफ अवर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल इन दिस पोएम snowflakes changed the mood of the poet. आया समझ में? द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ द पोएम इन अकॉर्डेंस टू आवर हेक्टिक लाइफ ऐसे करके लिखोगे तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं. आपको से तोड़कर कहां से आंसर देना है ये आना चाहिए. तो लेट अस बिगिन विद द सेकेंड आंसर. Okay, now come to the explanation part. As I told you, कोई भी क्वेश्चन था, व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द मैसेज. सो इफ यू वांट टू स्टार्ट विद द आंसर कि क्या मैसेज है, तो पहले आप मैसेज को लिखो, द मैसेज ऑफ द पोएम, द थीम, या आप पहले एक्सप्लेन करो और फिर कहो हेंस इट इज बेस्ड ऑन दिस थीम. लेकिन जब आप लिखते हो तो द आंसर शुड बी व्हाट इज द थीम. द थीम इज
Secondly, if you are writing any answer, see, according to the rule of English, हमें आंसर्स हमेशा पास्ट टेंस में देना चाहिए, सिंस दीज आर ऑलरेडी हैपन। लेकिन अगर हमारा कोई क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे ये है द अंडरलाइंग मैसेज इज, तो वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल एलॉबरेटेड सिर्फ वो पार्ट, जैसे इसके अंदर जब वो स्नो गिरा था तो पोएट का चेंज हुआ था, वो हम पास्ट में देखते हैं। अदरवाइज नॉर्मली जैसे हमारे चैप्टर्स, लेंचो वाला चैप्टर है, वो पूरा हमारा आंसर पास्ट में जाता है। इन द एंड व्हेन यू आर यूजिंग इट, बीच में जब आप सेंटेंसेस लिख रहे हो, जैसे यहाँ आर है, हैज है, तो यू नीड टू सी दैट दे आर coordinating with each other. In the poem Fire and Ice, penned by Robert Frost, the poet personally favors fire. It is not favor, it is favors fire. Why? Why he favors fire? Because he himself has quoted that he had experienced the taste of desire. And secondly, fire जो उसकी क्वालिटी है वो ये है कि एम्बिशंस हमारे जल्दी फैल, मतलब कि नुकसान देते हैं। So that may be the reason he primarily go with those who favored fire. So this is how we have to write the answers. सोच समझ कर आंसर्स को लिखिए। Once you start practicing writing in 1 or 2 chapters, it will automatically come in all the chapters. आपको लिखने का तरीका आ जाएगा. So that's the first revision for English.